ठाकुरराज विनोद सिंह है। आज आपके लिए मैं 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसका हिंदी अर्थ है मुद्रा और मुद्रास्फीति। जैसा कि हम जानते हैं मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हमारे जीवन में समस्याएं आती जाती हैं, सरकार या अन्य जो विशेषज्ञ होते हैं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग की नीतियां लाती हैं, अलग अलग का ज्ञान लाते हैं जो समाज में लोगों को उन समस्याओं से सुलझने के लिए, यानी उनकी समस्याएं जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन चीजों को पढ़ना आवश्यक होता है। इसीलिए सरकार और जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे संबंधित पुस्तकें या फिर उनसे संबंधित ज्ञान जो होता है कक्षाओं के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से सभी समाज में प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें समझ सके। तो आज हम लोग मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में एकदम क्रैश रिवीजन में एकदम छोटे वीडियो के अंदर हम एकदम संक्षिप्त रूप से समझेंगे। आइए समझते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे एजेंडा हम देख लेंगे। एजेंडा में पहला है वस्तु विनिमय प्रथा। वस्तु विनिमय प्रथा जिसको दूसरा नाम क्या है, बदला पद्धति। क्या नाम है, बदला पद्धति। इसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम यानी डिवाइडेज के रूप में, कुछ देकर कुछ लेना, कुछ लेकर कुछ देना, इस प्रकार से सिस्टम काम करता है। तो वस्तु विनिमय प्रथा आज से बहुत वर्ष पहले, लगभग 1000-2000 वर्ष पहले जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, उस वक्त क्या होता था, लोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे करते थे। लोगों की आवश्यकताएं तो बहुत कम थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त लोग के पास खेत था, खेतों से अपनी आवश्यकताओं का उत्पादन करते थे और अपनी आवश्यकताओं को सीमित में करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। यानी आवश्यकताएं जो थी लोगों की वो बहुत ही कम मात्रा में थी। तो अपनी कम आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति करते थे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम जो बताया गया है वस्तु विनिमय प्रथा। वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात एक किसान के घर में मान लीजिए एक किसान जो है अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं का उत्पादन करने के दौरान गेहूं का उत्पादन कर लिया, उसके बाद जब उसे अपने भोजन के लिए चावल की आवश्यकता होगी, लेकिन वो तो केवल गेहूं का उत्पादन किया है, तो उसे चावल को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसे ये समस्या को सुलझाने के लिए उसके पास वस्तु विनिमय प्रथा एक समस्या का हल था। तो उस वक्त जब ये प्रथा थी उसके कारण क्या होता था लोगों में कि अपने जो किसान था वो गेहूं का कुछ मात्रा किसको देगा, जो चावल का उत्पादन किया है, अर्थात चावल जो उत्पादन किया है उसे गेहूं की कुछ मात्रा दे देगा और उससे क्या करेगा, चावल प्राप्त कर लेगा। अर्थात इसका अर्थ है कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना, इससे अपनी आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रथा में एक वस्तु जो है जिसकी हमारे पास आवश्यकता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु की मात्रा हमारे पास अत्याधिक है उस वस्तु को देकर और जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको हम लेंगे। इससे हमारी क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रथा से हमारी आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है। इस समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैसे हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करें। इस आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए ही अलग अलग प्रकार के अर्थशास्त्री आए, अलग अलग प्रकार के समाज सेवी आए, जिन्होंने आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए ही अलग अलग प्रकार की जानकारियां दी, ज्ञान दिए। अनेक विशेषज्ञ आए जो हमें इन्हीं से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। आइए हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। यानी वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ तो हम समझ लिए कि क्या हुआ, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु को देकर कैसे प्राप्त किया जाए। अब आगे हम समझेंगे उनकी। अब यहाँ हम मर्यादा के बारे में जानकारी करेंगे। यानी कोई भी जानकारी जो हमारे विशेषज्ञ यानी बड़े बड़े अर्थशास्त्री देते हैं, जो जैसे वस्तु विनिमय प्रथा जब आई थी, वस्तु विनिमय प्रथा आई थी तो इसकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। जीवन में इस पूरे संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो संपूर्ण हो। उनमें कुछ न कुछ मर्यादाएं जरूर ही होती हैं, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, मर्यादाएं जरूर होती हैं। आज जैसे हम कोई भी स्मार्टफोन यूज करें, क्या उसकी मर्यादा नहीं, मर्यादाएं हैं। बच्चों को फिजिकली जो गेम खेलते हैं वो बंद कर दिए हैं, ज्यादातर मोबाइल में भिड़े, यानी कुछ न कुछ मर्यादाएं हर जगह है। उसी तरह वस्तु विनिमय प्रथा का भी कुछ मर्यादा है। अब उन मर्यादाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला है परस्पर सामंजस्य की समस्याएं, दूसरा है संग्रह समस्याएं और तीसरा है मापन समस्याएं। तो इन जो समस्याएं, जो तीनों समस्याएं हैं, इनको हम समझते हैं डिटेल में। परस्पर सामंजस्य की समस्याएं, यानी हमारी जो आवश्यकता है, जैसे हमें गेहूं उत्पादन किया, हमें चावल की आवश्यकता है, तो हमें इस आवश्यकता को कैसे सामंजस्य यानी कैसे बराबर करेंगे। यानी कोई एक ऐसा मापन नहीं था उस समय कि कितना किलो गेहूं देंगे तो कितना किलो चावल हमें प्राप्त होगा। अर्थात यह था कि जैसे एक लोगों ने एक सिस्टम बना लिया था कि 2 मन गेहूं देंगे तो 1 मन चावल, 1 मन गेहूं के लिए 2 मन चावल। हाँ,
तो ये जो पारस्पर सामंजस्य की समस्याएं थी, तो लोगों को कैसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाए एकदम अंदर से, यानी उन्हें कम मात्रा में अर्थात दो मन अगर गेहूं दिया जाए तो 1 मन चावल प्राप्त हो रहा है, अर्थात उन लोग इक्वली बैठ रहा है, 2 मन गेहूं और 1 मन चावल, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वस्तु यहां से प्राप्त कर रहे हैं, वहां दे रहे हैं, ये तो बराबर है कि वस्तु एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान हो रही है, लेकिन मात्रा अंतर पड़ रहा है, मात्रा में अंतर पड़ रहा है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की क्या हो रही है, सामंजस्य, यानी हम अपनी आवश्यकताओं के परस्पर समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। दूसरा है संग्रह की समस्याएं। संग्रह की समस्याएं, पहले के जमाने में लोग जब अनाजों का उत्पादन करते थे तो उनको संग्रह करने के लिए अर्थात इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े कोठारी घरों में, बोरों में या फिर भर के रखा करते थे, तो ज्यादा समय तक संग्रहित नहीं रह सकता था। कुछ समय बाद क्या होता, वो अनाज जो है दीमक पड़ जाते या फिर खराब हो जाता, बारिश पड़ती, तो उनको संग्रह नहीं किया जा सकता था। तो ये संग्रह की समस्याएं थी। तीसरा समस्या क्या है, मापन की समस्याएं। मापन की समस्याएं और ये समस्याएं दोनों मिलती जुलती हैं, आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। मापन की समस्याएं, मापन की समस्याओं में अर्थ क्या है कि मापा कैसे जाए, यानी एक मापने का कोई साधन नहीं था जो पूरे एक जगह निश्चित हो, यानी हमारे भारत देश में जैसे इस वक्त क्या है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो एक निश्चित है कि इतना ही होता, हर जगह यही सिस्टम है। लेकिन पहले में अलग अलग था, प्रांत के अनुसार अलग अलग था, कहीं 1 मन बराबर 20 किलो, कहीं 1 मन बराबर 40 किलो, ऐसा सिस्टम था, यानी कोई मापन की एक निश्चित विधि नहीं थी किस हिसाब से मापन किया जाता है। मापन की समस्या थी और उस मापन की समस्या में ये थी कि सामने दूसरे प्रदेश से हम कैसे सामान ग्रहण करें। सामने वाला बोलता है 1 मन बराबर 40 किलो, हम बोलते नहीं 1 मन बराबर 20 किलो, तो कैसे हमारी आवश्यकताएं कैसे संतुष्ट होगी। तो ये मापन की बहुत बड़ी समस्याएं थी कि समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। तो इसी समस्याओं के कारण जब विशेषज्ञ ने बहुत कठिन परिश्रम किया, खूब अपना सोच विचार लगाया, तो हमारे समाज में एक नया आविष्कार हुआ। उस नया आविष्कार का नाम था क्या, मुद्रा का उद्भव और विकास। मुद्रा आया, मुद्रा अर्थात करेंसी, मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का विकास आज से बहुत वर्षों पूर्व किया गया, लगभग शेरशाह सूरी के समय। उस समय लोग रत्नों के द्वारा अर्थात जो चमकदार पत्थर हुआ करते थे उनके माध्यम से लोग खरीदा करते थे, मोहरे हुआ करती थी, या फिर अपने अपने राज्य या प्रांतों का चिन्ह लगाकर या फिर पीतल के, तांबे के इत्यादि प्रकार के सिक्के बनवाए जाते थे। ये राजा अपने नियंत्रण के अनुसार अर्थात अपने राज्य में या फिर राजा अपना एक चित्र बनाकर उसके माध्यम से सिक्के बनाया करते थे। उन सिक्कों के द्वारा ही आदान प्रदान लोग किया करते थे। तो इस तरह मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ। मुद्रा के उद्भव और विकास का सबसे बड़ा कारण यह था कि वस्तु विनिमय प्रथा का अंत करना, क्योंकि इस विनिमय प्रथा के कारण बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। समस्या को कैसे खत्म किया जाए, इस समस्या को खत्म करने के लिए ही तो मुद्रा का उद्भव हुआ। मुद्रा का उद्भव सबसे बड़ा, मुद्रा का उद्भव और विकास समाज के लिए बहुत बड़ा एक वरदान के रूप में आया, जो हमारे समाज को एक अलग ही दिशा में ले गया। तो आइए हम मुद्रा के बारे में जानते हैं। मुद्रा के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। पहला मुद्रा का अर्थ और कार्य क्या होता है। तो मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा को सामान्य भाषा में क्या होता है, मुद्रा होता क्या है। मुद्रा का एक सामान्य परिभाषा दिया जाए तो मुद्रा अर्थात वह जो मुद्रा का कार्य करे अर्थात विनिमय का कार्य करे। उसमें मार्शल की दी हुई परिभाषा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, किसी भी जगह किसी भी समय बिना किसी सोच विचार के जिसके माध्यम से वस्तु और सेवाओं का विनिमय किया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। समझ में आया मुद्रा का अर्थ और समस्याएं। मुद्रा अर्थात जिसके कारण वस्तु और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। जिसके कारण वस्तु और सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं, उसे ही मुद्रा कहा जाता है। अब उसके जो कार्य हैं, मुद्रा का क्या कार्य होता है, हर चीज हर फंडामेंटल का एक कार्य होता है, एक वर्क होता है। उस कार्य के बारे में जानेंगे। तो उसका कार्य है पहला माध्यम। माध्यम क्या है, विनिमय का एक माध्यम है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे वस्तु जाने के लिए, यानी मान लो ये सामने वाला एक व्यक्ति ए है, एक बी है, तो ए वाले के पास जो वस्तु है वो बी वाले के पास वस्तु आने के लिए उस ए वाले व्यक्ति को कुछ चुकाना पड़ता है, यानी कुछ देना पड़ता है। तो वो एक मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। तो मुद्रा क्या होता है, एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। कैसे मुद्रा का माध्यम के रूप में कार्य करता है, समझ में आया।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए हमें वस्तुओं की आवश्यकता है और सामने वाले को किसकी आवश्यकता है, मुद्रा की। तो हम उसको मुद्रा देंगे, वो क्या देगा हमें, वस्तु। तो एक माध्यम के रूप में कार्य है कि कैसे हम वस्तु को स्वीकृत करेंगे। संग्राहक के रूप में मुद्रा को हम संग्रह कर सकते हैं। आज के समय बहुत पॉसिबल हो चुका है। आज के समय में बैंकिंग नीतियां आ गई हैं, बैंकिंग आई है, कितने सारे बैंक खुल चुके हैं। BOI है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है। इसमें क्या किया जाता है, बैंक है क्या, बैंक का कार्य क्या होता है, संग्रह करना। मुद्रा को संग्रह करती है, मुद्रा को संग्रह करके रखती है और उस मुद्रा का कार्य विकास में उपयोग होता है। तो संग्राहक के रूप में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मापदंड, यानी जो मापदंड है, यानी केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वस्तु का एक निश्चित मापदंड रख दिया जाता है। जैसे ये वस्तु 1 किलो है तो इसका प्राइस 34 रुपीज, यानी किसी भी वस्तु का एक सेलिंग प्राइस लगा दिया जाता है। तो एक मापदंड के रूप में उपयोग होता है। कैसे उस वस्तु का मापदंड किया जाए, मापदंड अर्थात एक निश्चित वस्तु। जैसे मान लीजिए मैंने एक टी शर्ट खरीदी तो टी शर्ट की प्राइस के 200 रुपए, यानी इसका एक मापदंड है कि 200 रुपए में ही मिलेगी, यानी आपको 200 रुपए करेंसी देना है, उसके बदले में वस्तु लेना है, यानी एक मापदंड का कार्य कर रहा है। ये मापदंड है। अब हम जानेंगे मुद्रा के प्रकार के बारे में। मुद्रा के प्रकार में आपको बहुत जानकारी मिलेंगी। मुद्रा के प्रकार में जैसे जैसे हमारा समाज भी बढ़ता गया वैसे वैसे मुद्रा के प्रकार में भी परिवर्तन होता गया। आगे और भी परिवर्तन होंगे। जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी वस्तु विनिमय प्रथा से चलती थी। वस्तु विनिमय प्रथा जैसे जैसे बढ़ती गई वस्तु विनिमय प्रथा का क्या हुआ, धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई तो उसको हटाया गया। उसके बाद पशु विनिमय प्रथा चली। पशु विनिमय प्रथा ये भी, यानी जो पशु है ये भी, जैसे गांव में कहीं भी जाएंगे किसी भी समाज में कहा जाता है कि गाय को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, गाय लक्ष्मी इसलिए है, क्यों, इनको धन के रूप में रखा जाता है। यानी जैसे लोग गाय, बैल, घोड़ा कुछ भी रखा करते तो वो इसलिए रखा करते थे कि गाय को देकर जब हमें आवश्यकता होगी तो वस्तु प्राप्त कर लेंगे। यानी ये भी एक माध्यम के रूप में काम करता था। कैसे काम करता था वो हम लोग समझ सकते हैं। तो यानी एक गाय भी लक्ष्मी के रूप में, यानी पशुओं को एक मापदंड के रूप में बताया गया कि पशु भी एक क्या है, मुद्रा है, मुद्रा की तरह कार्य करता है। मुद्रा की तरह, समझ में आया, पशु भी मुद्रा की तरह कार्य करता है। तीसरा, उसके बाद धीरे धीरे पशु भी ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाया, उनका भी संग्रह नहीं हो पाया था। बहुत सारी समस्याएं होती थी। समस्या ये होती थी कि कहाँ रखा जाए, क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, और समय परिस्थिति के अनुसार उनकी भी क्या होती थी, मौत हो जाती थी। तो उससे क्या होता, सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होता था। उसके बाद कीमती पत्थर आने लगे। कीमती पत्थर आई तो उसमें भी उन पत्थरों का क्या एक मापदंड निश्चित किया जाए। मापदंड, ये पत्थर कितने रुपए का हो सकता है ये निश्चित नहीं हो पाता था। तो इन पत्थर भी जब आए तो कोई निश्चित नहीं हुआ कि क्या हुआ। यानी हमने 3 प्रकार पढ़े, प्रथा, वस्तु विनिमय प्रथा, ये भी मुद्रा के रूप में, पशु प्रथा, ये पशु विनिमय प्रथा, ये भी हम लोग मुद्रा के रूप में पढ़ा। तीसरा, पत्थर के रूप में यानी मुद्रा, ये भी पढ़ा। उसके बाद हमारे सामने आया चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, यानी धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा में क्या होता था, सोने और चांदी के सिक्के बनवाए जाते थे। उससे क्या होता था, उसमें जो राज्य के चिन्ह थे वो लगवा के उस राज्य के अंदर में उस मुद्रा को चलाया जाता था, यानी करेंसी के रूप में। तो ये धातु मुद्रा हो गई। आज के समय में क्या होगी, कागजी मुद्रा चल रही है। कागजी मुद्रा आ गई। कागजी मुद्रा में 10 के नोट, 20 के नोट, यानी एक जो नया समाज आया 20वीं और 21वीं सदी के दौरान कागजी मुद्रा का उद्भव विकास हुआ था। अब के समय में क्या हुआ, 21वीं सदी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, 2020 हो गया है, आज जो कागजी मुद्रा लुप्त हो गया है, अर्थात एकदम ट्रांजेक्शन जो हो गए, फ्री ट्रांजेक्शन हो गए हैं। जैसे अलुप्त वाली जो मुद्राएं होती है, यानी बिना दिखे ही एक जगह से दूसरी जगह मुद्रा का ट्रांसफर हो जाना, किसके माध्यम से, सिर्फ एक बैंक के माध्यम से होता है। जैसे जो मुद्रा के प्रकार में आपको एक बैंकिंग मुद्रा पढ़ने में आएगी। बैंकिंग मुद्रा में ये होता है, जैसे आपके पास एक कार्ड होती है, उस कार्ड में जैसे एटीएम होता है, डेबिट कार्ड होती है, इससे पेमेंट किया जाता है या फिर रिसीव किया जाता है, दोनों हो जाता है। एटीएम में आपको पैसा निकालना, कार्ड डाले पैसा निकालिए, तो जो कार्ड है आपका क्या काम कर रही है, एक मुद्रा के रूप में ही कार्य कर रही है। दूसरा, या फिर आपको किसी को चुकाना है, गए पिन नंबर डाले, आपका बिल कट गया, यानी एक मुद्रा के रूप में कागज भी कार्य कर रहा है। आज के समय में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आपका जो मुद्रा है आपके हाथों से लुप्त होता जाएगा, एक आंतरिक रूप से इसका ट्रांजेक्शन होने लगा। यानी हमारे जेब में मुद्रा की जगह केवल कार्ड रहेंगे और उस कार्ड के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, लोगों का ट्रांजेक्शन करेंगे और स्वीकृत करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अर्थ, परिभाषा, लक्षण, कारण, ये सब जानेंगे। मुद्रास्फीति है क्या, मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ी समस्या है। मुद्रास्फीति है जो मुद्रा से ही सर्जित होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि होता क्या है। मान लीजिए आपके
पिताजी आपको हर महीने जो आपकी फीस के अलावा आपको पॉकेट खर्च के लिए स्कूल में हर महीने 20 रुपए देते हैं, तो आप 20 रुपए में प्रतिदिन 20 रुपए देते हैं, तो 20 रुपए जो होता है आपको खाने के लिए पर्याप्त होते हैं, आप खा पी के में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके पिताजी क्या करेंगे, पिताजी आपको 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे 35 रुपए, 40 रुपए, यानी आपके पास क्या होगा, पैसा आता जाएगा। पैसा जब आपके पास आएगा तो आप भी क्या सोचेंगे, हम भी क्या करें, कुछ वस्तु खरीदे अपने लिए बोतल, बैग, यानी जो भी सामान आपको पसंद आता है वो खरीदते जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जब पैसा जब बढ़ता जाता है तो आपकी आवश्यकताएं भी क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण से क्या होती है, वस्तुएं महंगी होती है। आज की डेट में वस्तुओं के महंगा होने का सबसे बड़ा कारण जो है समाज में लोगों का भी नहीं, लोगों का भी कम, जो हमारे में एक समाज में जो नई पीढ़ी है ना, नई जो लगभग 20 से लेके 50 वर्ष वाले, इनकी जो आवश्यकताएं हैं, इनकी जो अंदर आवश्यकताओं का एक कीड़ा भरा हुआ है ना, वो कीड़े की वजह से, यानी जो आवश्यकताएं बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते इतनी आवश्यकताएं बढ़ जाती है कि एक आवश्यकता पूर्ति नहीं होती तो दूसरी आवश्यकता आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, समाज में मुद्रा की मांग होती है। मांग और पूर्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे जिस चीज की मांग होती है उसको सप्लाई करती है सरकार, अर्थात जब मांग होती है तो पूर्ति करना आवश्यक होता है। लेकिन पूर्ति किस मात्रा में की जाए कि मांग को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मांग तो इतनी ज्यादा है कि कोई भी उसकी असीमित नहीं हो सकती। यानी ये जो मुद्रा है, मुद्रा की लोग मांग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जिससे क्या होगा, लोगों को मुद्रा ज्यादा चाहिए, तो उन लोग मुद्रा की मांग करने के लिए कहाँ जाते हैं, सीधा बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक क्या करता है, उन्हें मुद्रा देता है। किस पे देता है, लोन के माध्यम से देता है, उसके ऊपर ब्याज लेता है, अर्थात ब्याज पे पैसे लेते हैं और अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। तो ब्याज पे जब पैसा लेंगे तो सीधी सी बात है, जब ब्याज पे बहुत लोग पैसा लेंगे तो समाज में बहुत सारा पैसा आएगा। समाज में जब बहुत सारा पैसा आएगा तो लोगों के पास क्या बढ़ेगी, अंदर की इच्छा जागृत होगी, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहेंगे। आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उन उत्पादकों के पास जाएंगे जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादकों के पास जाएंगे तो उत्पादक भी अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, अत्यधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कहेगा, हम वस्तु का उत्पादन करेंगे, हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। अर्थात समाज से उन लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, तो वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो लोग लोगों के लिए वस्तु का उत्पादन करते हैं, और वस्तु का उत्पादन करने के बाद लोग क्या करते हैं, उन्हें खरीदते हैं। तो लोगों के पास जो पैसा ब्याज दर पे लिए हैं वो कहाँ जाता है, उत्पादकों के पास। उत्पादक क्या करते हैं, उन्हें वस्तु देते हैं। इससे क्या होती है, उत्पादक जो होता है धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाता जाता है। तो मुद्रा की जो समाज में जो मुद्रा है जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है, उससे सीधी सी बात है कि किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ा दिया जाता है तो लोगों की मांग क्या होती है, धीरे धीरे घट जाती है। यानी कीमत बढ़ता है तो मांग घट जाती है, तो इससे क्या होता है, समाज में पैसा खत्म हो जाता है, तो फिर लोग वापस जाते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। जो महंगाई बढ़ती है इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। समाज में जो भाव में वृद्धि होती है, भाव अर्थात मूल्य में, किसी भी वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है वही मुद्रास्फीति है। और मुद्रास्फीति का दूसरा एक तरह से अगर समझें तो मुद्रा का जो मूल्य होता है, यानी किसी भी वस्तु का मूल्य, जैसे टी शर्ट का मूल्य है, कम हो गया, बढ़ गया, उसी तरह मुद्रा का मूल्य भी होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति जब ये जो रनिंग होती है, मुद्रास्फीति जब रनिंग होता है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अर्थात जो वस्तु 50 रुपए में है उस वस्तु का क्या कर देंगे, 50 रुपए में मान लो एक झोला सब्जी मिल रहा है, 50 रुपए में एक झोला सब्जी मिल रहा है, और जब वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा 50 रुपए में आधा झोला सब्जी मिलेगा। अर्थात क्या हुआ कि वस्तु जो है कीमत बढ़ गई, तो मुद्रा का मूल्य जो है वो घट चुका है। अर्थात 50 रुपए पहले एक झोला सब्जी मिलता था, आज के दिन में कितना मिलता है, केवल आधा झोला। तो इससे क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य जो है घट गया है, तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। जिस भी समय मुद्रा का मूल्य घटे तो समझ जाना कि मुद्रास्फीति आ गई है। मुद्रास्फीति आ गई है, इसको नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये सरकार की समस्या है कि कैसे नियंत्रण किया जाए, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये पहले मुद्रास्फीति में जान लेते कि क्या है। अर्थ समझ गए, परिभाषा कई सारे जो लेखक आए, अर्थशास्त्री है, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी। किसी ने मुद्रा का मूल्य के बारे में परिभाषा दिया, किसी ने कहा कि समाज में जो वस्तुओं का भाव वृद्धि है वही मुद्रास्फीति। अलग अलग तरह से अलग अलग अपनी सोच व्याख्या को रखे, उस परिभाषा में दिए गए। इसके जो लक्षण है, लक्षण हम समझेंगे। लक्षण में क्या है, मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति का जो लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण ये है कि इसमें निरंतर भाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। निरंतर भाव में वृद्धि होती है, भाव में वृद्धि होगी और मुद्रा का मूल्य क्या होगा, घटता जाएगा। ऐसे 4-5 लक्षण है जो आपको याद करने होंगे, आपकी पुस्तक में दिया होगा।
ये लक्षण के बारे में हम समझ लेंगे। जैसे सबसे बड़ा लक्षण हमने कहा कि जो इसका मुद्रा का मूल्य जो है घटेगा। मुद्रा का मूल्य तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। और दूसरा क्या है कि निरंतर भाव में वृद्धि। मुद्रास्फीति ये नहीं है कि किसी समस्या, जैसे अभी कोरोना काल में आया, कोरोना काल में क्या हुआ, किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, घट गया, ये मुद्रास्फीति नहीं है। ये मत समझना कि ये मुद्रास्फीति है, किसी भी वस्तु का मूल्य अचानक बढ़ गया, घट गया। जैसे एक समय लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस दौरान एक महिला और एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके लगभग किसी स्थान से वहां से निकल रहे कि जो माहौल यहाँ से हटा जाएगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वो उस यात्रा दौरान एक उस जो छोटा सा बच्चा था उसको क्या लगा, भूख लगा, तो उसे दूध की आवश्यकता है। तो वो जो व्यक्ति है एक दुकान को खुलवाया, उन्हें दूध की डिमांड की। तो उस व्यक्ति ने आधे किलो दूध का उन लोगों से एक कार की डिमांड की, मैं आधा किलो दूध दूंगा, मुझे एक कार दो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुद्रास्फीति नहीं, वो समस्याएं एक स्टेट में एक बात कही गई है कि जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष सामान्य होना चाहिए, आधार वर्ष सामान्य होना चाहिए। ऐसे किसी बीमारियों से ग्रसित वर्ष को नहीं लिया। ये जो 2000 आपका 20 गया, इसको आधार वर्ष नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये सामान्य वर्ष नहीं था। इसमें बहुत बड़ी महामारी आई जो समाज में एकदम अर्थशास्त्र को एकदम गिरा चुकी है, यानी इसको आधार वर्ष नहीं लिया जाएगा। और ये मुद्रास्फीति नहीं है, ऐसा मत समझिएगा मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति अर्थात सामान्य एकदम वर्ष हो और उसमें निरंतर हो। जैसे एक डायाग्राम ले ले, हम लोग डायाग्राम ले ले, चौक से हम लोग समझते हैं। एक डायग्राम ले लेते हैं, मान लीजिए डायग्राम है, यहाँ पे हमारा एक्स है, वाई एक्स है, यानी मुद्रा का जो मूल्य है समाज में, मान लो मुद्रा यहाँ पर है, मुद्रा यहाँ से कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, कभी गिरे कभी बढ़े, कभी गिरे कभी बढ़े, नहीं, ये मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति क्या है कि यहाँ से सीधी बढ़ती जाए, घटनी नहीं चाहिए समाज में, यानी उसका जो पड़ाव जो है ऊपर की तरफ भागना चाहिए, यानी बढ़ता रहना चाहिए। 10 रुपए कल 20 रुपए, कल 30 रुपए, 40 रुपए, ये जो है ये मुद्रास्फीति है। ये समस्या है मुद्रास्फीति की। अब मुद्रास्फीति जो समस्या है ये किस कारण से उद्भव होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसका कारण क्या है, 3 कारण है। 3 कारण है। पहला क्या है, मांग में वृद्धि। दूसरा कारण क्या है, खर्च में वृद्धि। तीसरा कारण क्या है, अन्य कारण। तो हम लोग मांग में वृद्धि करेंगे। मांग में वृद्धि में भी 3-4 कारण आपको पता चलेंगे। एक जनसंख्या में वृद्धि और व्यक्तियों की आय में वृद्धि, ये सब क्या कारण है। मांग में वृद्धि कब होती है, जब जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या आज आप जान चुके हैं कि इंडिया की जनसंख्या जो 130 से 35 करोड़ की लगभग हो चुकी है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर एक वस्तु की डिमांड करता है, एक वस्तु अगर डिमांड करता है, अगर एक व्यक्ति, तो एक दिन में एक कंपनी 135 करोड़ से भी ज्यादा वस्तु बेच सकती है, यानी इतनी डिमांड हो चुकी है उस वस्तु की। यानी मांग में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही मांग में वृद्धि हुई है। और दूसरा कारण क्या है, आय में वृद्धि। गरीब लोगों की जो स्थितियां होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, वो हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों की आय बढ़ती जाती है, आवश्यकताओं की क्या करते हैं, अपनी पूर्ति करते जाते हैं। यानी जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर जाते हैं। आय में वृद्धि भी वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर देती है। वस्तुओं की मांग में जब वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है मुद्रास्फीति सर्जन होगी, सीधी सी बात है। ये जो है मांग में वृद्धि, समझ में आ गया। 2-3 और कारण है, वो भी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद खर्च में वृद्धि। खर्च में वृद्धि क्या है, सीधी सी बात है, जब लोगों की आय जो बढ़ती है तो उनके अंदर एक क्या होती है, प्रेरणा आ जाती है कि हम अपनी आवश्यकता को कैसे पूरा करें। यानी जहां पे 10 रुपए खर्च करना चाहिए वहां पे लोग 20 रुपए खर्च करते हैं। सीधी सी बात है, आय में वृद्धि है तो लोगों के पास पैसा है, और पैसा है तो वो खर्च करना एकदम बखूबी जानते हैं। जहां 10 रुपए खर्च होना चाहिए वहां 20 रुपए खर्च करते हैं। तो खर्च में वृद्धि के कारण क्या होता है, वस्तुओं की जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। अगर वस्तु 10 रुपए की तो 20 रुपए की, जो वस्तुओं की जब प्राइस बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति बढ़ गई, ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण कर नीति। कर नीति के कारण, कर नीति है आयात निर्यात कर नीति है। अजीबोगरीब नीतियां बना दी है सरकार ने कि एक वस्तु को दूसरे देश से मंगाने के लिए, इस वस्तु को दूसरे देश में बेचने के लिए, यानी एक सीमा से दूसरे सीमा में वस्तु जाने के लिए उसके ऊपर कर लगाया जाता है। तो कर अगर अधिक लगा दिया जाए, कर अगर यहाँ वहां से सामने से वस्तु आ रही है अपने देश में, अर्थात मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश में वस्तु आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से 2 रुपए में आ रहा है, और सरकार ने क्या किया, कर लगा दिया। कर लगाने से वस्तु 3 रुपए हो गई। 3 रुपए लगाने के कारण सामान में जब आएगा तो कम से कम 5 से 7 रुपए बिचेगा, यानी 1 रुपए हमारा कर खा गया। अर्थात कर के कारण भी मुद्रास्फीति का जन्म होता है। इसके अलावा आयात निर्यात कर नीति अन्य कारण भी है जो हमें मुद्रास्फीति सर्जन में बहुत बड़ा सहयोग देती है। तो इस मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति एक बहुत
अजीबोगरीब समस्या है जिसे हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं आज आपको मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में बताया हूँ। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर ठाकुर राज विनोद सिंह, आपने मुद्रा और मुद्रास्फीति के बारे में बताया। और इसी तरह से क्रैश रिवीजन से संबंधित किसी भी रिवीजन के लिए आपको इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग। और जो भी जिस फील्ड में, जिस चैप्टर में या जिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कोई स्पेशलिस्ट हमें मिलेगा या फिर उस नॉलेजेबल पर्सन मिलेगा, तो हम उसके द्वारा एज ए गेस्ट फैकल्टी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।